नमस्कार, मैं उमोश शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर में हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली बड़ी खबर है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर देहरादून पहुंचे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर भी कई बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। हरिद्वार में आयोजित दधीची अंगदान महादान संकल्प अभियान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के जरिए लाखों परिवारों को मुफ्त और बेहतर इलाज मिल रहा है। साथ ही सरकार सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अगली खबर रुड़की से है, जहां भगवानपुर इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या किए जाने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय मुफीद सामान लेने के लिए हल्लू मजरा चौक पहुंचा था, तभी कुछ लोगों ने उसे रोककर धारदार चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे पहले रुड़की और फिर देहरादून ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में हुई उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में हमलावरों और मृतक के बीच रिश्तेदारी की बात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाए। देखिए, भगवानपुर थाना क्षेत्र में हल्लू माजरा जो एरिया है, वहां पर एक सूचना मिली पुलिस को कि एक व्यक्ति द्वारा जो है किसी को चाकू मार दिया गया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची वहां पर, और जो विक्टिम है उसका नाम मसीद है। ये घटना लगभग 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। तो जो व्यक्ति है, जो विक्टिम था, उसको उपचार हेतु जो आरोग्य अस्पताल लेके दिया गया। वहां से आरोग्य से उसको देहरादून रेफर कर दिया गया और देहरादून ले जाते वक्त उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई। अभी इसमें जो पुलिस और अग्रिम कार्रवाई जो भी है उसमें जो है की है। वही अगली खबर, उत्तराखंड के खूबसूरत पर्यटन स्थल बागेश्वर जिले के कौसानी में 7 दिनों तक चली अपभ्रंश साहित्य अध्ययन कार्यशाला का समापन हो गया। इस कार्यशाला में देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए 40 से ज्यादा शोधार्थियों ने हिस्सा लिया और अपभ्रंश भाषा और साहित्य के बारे में विस्तार से जाना। समापन समारोह में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी ने कहा कि ऐसी कार्यालय हमारी पुरानी भाषाओं और साहित्य को बचाने में बड़ी भूमिका निभाती है। इस दौरान प्रसंग अपभ्रंश पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। प्रतिभागियों ने साहित्यिक चर्चा के साथ कौसानी की खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत को भी करीब से देखा। विशेषज्ञों ने कहा कि अपभ्रंश साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाना समय की जरूरत है। ग्रीष्मकालीन अध्ययन शिविर जो कि अपभ्रंश साहित्य कार्यशाला के रूप में हम 21 से 27 जून तक अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में बना रहे हैं। और इस कार्यशाला के लिए अनासक्ति आश्रम विश्वनाथ मिश्र स्मृति न्यास एवं प्रजा न्यास ने सहयोग दिया है। और इस कार्यशाला में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, दिल्ली विश्वविद्यालय से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ से और भारत भर के तमाम विश्वविद्यालय से प्रतिभागी यहाँ आए हुए हैं जो अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं। वही अगली खबर है, उत्तराखंड के रास्ते होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी हैं। यात्रा का पहला जत्था 4 जुलाई को उत्तराखंड पहुंचेगा। इस साल 50-50 श्रद्धालुओं के 10 जत्थे लिपुलेख मार्ग से कैलाश मानसरोवर के लिए रवाना होंगे। खास बात यह है कि इस बार यात्रियों को सिर्फ 38 किलोमीटर पैदल चलना होगा, जबकि बाकी सफर वाहनों से तय किया जाएगा। पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लिपुलेख दर्रे से श्रद्धालु बिना चीन में प्रवेश किए कैलाश पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन का भी अवसर मिलेगा। सरकार का कहना है कि यात्रा को सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए।
बड़ी महत्वपूर्ण है। और यात्रा में लिपू लेक के ऊपर जहां पर दर्रा है, वहां के चोटी के ऊपर आप खड़े होकर के एक ऐसा स्थान है जहां से आप कैलाश का दर्शन कर सकते हैं बिना चाइनीज वीजा लिए, बिना पासपोर्ट के। आप भारत की भूमि से ही कैलाश का दर्शन कर सकते हैं। और आदि कैलाश जहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, वो भी एक ऐसा है कि एक छोटा सा स्वरूप है कैलाश पर्वत का, तो लोग वहां भी दर्शन कर रहे हैं। फिर हमारा ओम पर्वत आ गया, नाभी डैंग आ गया। उसके बाद यात्रा भी हमारी चलेगी चीन से जो आएगी, और मानसरोवर की यात्रा यहाँ से लिपू लेक के दर्रे से होते हुए आगे बढ़ेगी। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में 3 दिन की छुट्टी और गर्मियों की छुट्टी के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से आए पर्यटकों की भीड़ से देहरादून मसूरी रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वीकेंड और छुट्टियों के कारण मसूरी जाने वाले रास्तों पर भारी भीड़ जुटी है। पुलिस और प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था संभालने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। वह अगली खबर रुड़की से है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह के खिलाफ दलित समाज ने मोर्चा खोल दिया है। रविदास घाट पर हुई महापंचायत में सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। समाज के लोगों का आरोप है कि कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। महापंचायत में चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में बढ़ावा जाएगा। वहीं राज्य मंत्री देशराज कड़वाल ने भी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, किसी भी समाज के सम्मान से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जाती है तो समाज इस पर विचार कर सकता है। के लोग थे, 36 बिरादरी से यहाँ लोग आए, सभी ने अपनी अपनी बात रखी है और एक पैनल तैयार किया गया है समाज के अंदर से करीबन 20 लोगों का। सभी लोग एक आपस में बैठ के चर्चा करेंगे और एसएसपी साहब से हम अपनी बात रखेंगे। अगर जल्दी अरेस्टिंग नहीं होती है कि एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। तो आप लोग देख ही रहे हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुरा लगा है। जिस तरह की वो वीडियो थी, जिस तरह की मानसिकता उनकी गंदी थी, उन्होंने जो भाषा का यूज किया वो गलत यूज किया। वो सभी को, जो भी उस वीडियो को सुन रहा है, वो सभी को वो बुरा लग रहा है। और हमारी, मैं एक बार फिर कहूंगा, कुछ कमेंट इस तरह के आ रहे हैं उस जो वीडियो चल रही है। हमारी गुज्जर समाज से किसी से कोई लड़ाई नहीं है, सब हमारे भाई है। कुछ अच्छे भी कमेंट उसमें कर रहे हैं, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। देखिए, अनुसूचित जाति समाज के संभ्रांत लोगों की, सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों की, पदाधिकारियों की एक बैठक हुई जिसमें मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैंने भी इसमें प्रतिभाग किया बैठक में, और सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई कि सभी हमारे संभ्रांत लोगों ने, हमारे सामाजिक नेताओं ने, सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों ने एक बड़ा दिल करते हुए ये कहा कि यदि प्रणव जी ने ये घटना घटित की है जिसे वो एआई से जनरेटेड बता रहे हैं, अगर ये उनके द्वारा जनरेटेड नहीं है एआई से, तो वो इस पे माफी मांगे। और माफी मांगने वाला भी कहीं छोटा नहीं होता। अगली खबर हरिद्वार से, जहां चंपत राय के इस्तीफे को लेकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच के बाद स्थिति साफ होगी। अगर कोई गलती नहीं मिली तो उनकी वापसी संभव है। वहीं दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कि अगर वैसे तो देखो, चंपत राय जी क्योंकि बहुत आरएसएस संघ के बड़े प्रचारक हैं, और राम जन्मभूमि के लिए जब से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हो रहा है तब से बड़ी मेहनत किया है उन्होंने। और अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निस्संदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे, और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा, अगर ऐसी बात होती है। अगर कोई बात आती है तो निसंदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा।
वही अगली खबर है, जहां निहंगों के विवाद को लेकर विपक्ष के आरोपों पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई किसी चुनावी मकसद से नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए। बंसल ने कहा कि पंजाब और उत्तराखंड दोनों जगह चुनाव है, लेकिन इस मामले का चुनाव से कोई संबंध नहीं। उन्होंने बताया कि निहंग समुदाय की मांग जेल में बंद 4 साथियों की जमानत को लेकर है। सांसद ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हेमकुंड साहिब और चारधाम यात्रा के दौरान शांति और भाईचारा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। सरकार, प्रशासन और जनता के सहयोग से ही सौहार्द कायम रह सकता है। नहीं, पंजाब के साथ साथ उत्तराखंड का भी इलेक्शन है, इसलिए इलेक्शन की कोई उसमें ऐसी बात नहीं है। पर शासन प्रशासन को दोनों चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, सख्ती भी करनी है, कानून व्यवस्था न बिगड़े ये भी ध्यान रखना है, और सामाजिक सौहार्द न बिगड़े इसका भी ध्यान रखना है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें निहंगों ने कहा है कि हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम शांति से अपनी यात्रा करना चाहते हैं, और केवल इतना है कि हमारे जो 4 निहंग जेल में हैं उनकी जमानत हो जाएगी तो हम उनको साथ लेके चले जाएंगे। वहीं अगली खबर, उत्तराखंड में कांग्रेस 28 और 29 जून को पर्वतीय क्षेत्रों की विधानसभा सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा निकालेगी। इस यात्रा के जरिए पार्टी कार्यकर्ता सीधे जनता के बीच पहुंचकर सरकार के कामकाज और जनहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में हालात लगातार खराब हो रहे और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से वह जनता की समस्याओं को समझेगी और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत जितनी भी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं में 28 और 29 से जो है हर विधानसभा में जो 4 जोन में हमने बांटा है, हर जोन में जो है कांग्रेस के सभी लोग जो है आम जन से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। और जो सरकार की विफलताएं हैं, जिस तरीके से आज नौजवान त्रस्त है, महंगाई से आम जन त्रस्त है, किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, हालात बद से बदतर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। एक बात तो मैं कहूँ, एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है, उससे जो विफलता है सरकार के, आम जन को हम अवगत कराने का काम करें। वही अगली खबर है, रुड़की से जहां सोशल मीडिया पर अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने का मामला सामने आया। आरोप है कि सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के महीग्राम निवासी एक युवक ने इंस्टाग्राम पर राइफल, देसी कट्टे और कारतूस के साथ कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए। कुछ पोस्ट में एक छोटे बच्चे के हाथ में भी हथियार दिखाई दे रहा है। तस्वीरों के वायरल होने के बाद लोगों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में आधिकारिक कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई। वही अगली खबर है, पंजाब और हिमाचल के रास्ते उत्तराखंड आने की कोशिश कर रहे निहंग सिख समुदाय को लेकर पावंटा साहिब सीमा पर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। फिलहाल सीमा पर हालात सामान्य हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेन डोभाल ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सीमा पर आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की गई। वहीं प्रशासन की ओर से निहंग समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ लगातार बातचीत भी जारी है ताकि स्थिति शांतिपूर्ण बनी रहे। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सिर्फ प्रशासन की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की गई। स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और इस संबंध में वार्ता जो है हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता चल रही है निहंग साहिबानों से। जी, इस संबंध में शांतिपूर्वक उनके द्वारा पावंटा साहब वापस आना हुआ और आज जो उनकी जो मांगे हैं या उनके द्वारा जो भी मांग पत्र दिया जाना है, तो उस संबंध में हमारा प्रतिनिधि मंडल उनके साथ में और ये पूरी आशा है मुझे कि इसमें बहुत सकारात्मक समाधान निकले। अगली खबर देहरादून से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। सेलाकुई थाना क्षेत्र ने चरस तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान
सारना नदी के पुल के पास से आरोपी मोहम्मद लतीफ को पकड़ा गया है। उसके पास से 134 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का लक्ष्य देवभूमि को नशा मुक्त बनाना है। अगली खबर देहरादून से, जहां पटेल नगर इलाके में मामूली विवाद के बाद कार में आग लगाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आईएसबीटी से कारगी चौक की ओर जा रही एक कार डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसके बाद कार सवार लोगों और स्कूटी सवार युवकों के बीच विवाद हो गया। आरोप है कि स्कूटी सवार 2 युवकों ने गुस्से में आकर कार में आग लगा दी, जिससे कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पीड़ित की शिकायत पर पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं देहरादून पुलिस ने रायपुर इलाके में हुई लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी का खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीब 7 लाख रुपए की चोरी की ज्वेलरी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक शांति विहार निवासी सूरज रावत के घर से चोरी की वारदात हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों तक पहुंच बनाई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान शोएब खान और अजहर के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं और नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अब मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं अगली खबर है, पंतनगर के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने छात्रों के साथ धान की रोपाई भी की। इस दौरान उन्होंने छात्रों से बातचीत कर कृषि शिक्षा पर चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि तकनीक और युवा भागीदारी पर विशेष जोर दिया गया। वहीं कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक अपनाने की अपील भी की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला में होने वाला विचार विमर्श कृषि शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और ग्रामीण विकास और उत्तराखंड की समृद्धि की नई दिशा प्रदान करेगा। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कश्यप जी, आयोजन सचिव डॉक्टर विपिन ध्यानी जी, विशेषकर हमारे उन सभी पुरातन छात्रों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में आज अपना सहभाग भी किया है और इस आयोजन को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। साथियों, आप सभी पुरातन छात्र इस विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे अमूल्य धरोहर है, क्योंकि किसी भी संस्थान की वास्तविक पहचान केवल उसकी इमारतों से नहीं होती है, बल्कि उनसे निकले हुए उन विद्यार्थियों से होती है जो अपने ज्ञान से, कर्म से, उपलब्धियों से समाज को एक दिशा देने का काम करते हैं। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड में मानसून को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानसून हर साल राज्य के लिए चुनौती बनता है। पिछले अनुभवों को देखते हुए आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस को पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को भी सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। फिलहाल कुल मिलाकर सरकार का फोकस इस बार नुकसान को न्यूनतम रखने पर है। कि मानसून हमेशा से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होता है और जो पिछले वर्षों के हमारे मानसून को लेकर अनुभव हैं, भूस्खलन है या बादल फटना है, हिमस्खलन है, अत्यधिक जलभराव है, अत्यधिक बरसात है, बरसाती नाले, नदियाँ अपने उफान पर होती हैं, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं और सभी प्रकार से कि जो अनुभव पिछले रहे हैं उन सब से कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे आपदा के असर को कम से कम किया जा सकता है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और अन्य एजेंसियों के साथ भी, जो हमारी भारत सरकार की भी एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ है, राज्य सरकार की एसडीआरएफ है, सभी मिलकर एक समन्वय के साथ काम करेंगे। जिला प्रशासन के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग और हमारे अन्य विभाग भी
जो आपदा के समय में जिनकी त्वरित रूप से आवश्यकता होती है, जैसे PWD डिपार्टमेंट है, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, सिंचाई विभाग है, हमारा पुलिस विभाग है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सब मिलकर काम करेंगे। वही खबर देहरादून से, जहां अब सरकार बैल की जोड़ी खरीदने पर भी सब्सिडी देने पर विचार कर रही है। कृषि और पशुपालन से जुड़ी नीतियों में इसे शामिल करने की मांग उठी है। बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता विजय जरधारी ने यह सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बैलों की भूमिका आज भी बेहद अहम है। वहीं पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण में स्थानीय लोगों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को मजबूत करने पर है। मैंने उनको इनवाइट किया है, मैंने उनको बोला है कि आप आइए, उस पर चर्चा करेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल मदद सरकार कर सकती होगी। देखिए, सरकार का एक स्पष्ट मानना है कि कोई भी पॉलिसी मेकिंग हो, उस पॉलिसी मेकिंग से उत्तराखंड के लोगों को फ़ायदा पहुँचे, उत्तराखंड में की आर्थिकी सुधरे और उत्तराखंड में रोजगार उत्पन्न हो। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।